पंकज हूँ पेन पॉइंट के लिए। आज हम आए हैं धरना स्थल पर। जी, धरना स्थल है लंबे समय से उत्तराखंड के युवा नौकरियों में चल रही धांधली, पेपर लीक और लगातार रद्द हो रही परीक्षाओं को लेकर कई महीनों से सड़कों पर है। और इस पूरे प्रदर्शन, इस पूरे विरोध का जो एक चेहरा बने हैं वो है बॉबी पंवार। अगर आप उत्तराखंड से हैं और लगातार अखबारों और मीडिया पे नज़र बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे नज़र बनाए हुए हैं, तो बॉबी पंवार के नाम से शायद आप वाकिफ़ हो, आप उनके बारे में जानते भी हो कि एक युवा किस तरह से इस पूरे आंदोलन का, खासकर बेरोजगारों को नौकरी का जो उनका मूलभूत हक है उसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। इसकी कीमत उन्हें जेल जाकर भी चुकानी पड़ी है। कई सारे सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे भी डाले। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जो नौकरियों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, उन पे जो मुकदमे दायर किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। हालांकि ये सरकारी फैसला है, कब तक अमल में लाया जाता है ये सरकार ही जाने। खैर, मेरे साथ अभी बॉबी पंवार है, हम धरना स्थल पर पहुंचे हैं। बॉबी पंवार से आज जानते हैं कि आखिर जब सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून लाकर परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल और किसी भी तरह की धांधली की सारी जो आशंकाएं थी वो ख़त्म कर दी है। सरकार कह रही है कि हमने बड़े पैमाने पर जो परीक्षाओं की धांधली, पेपर लीक और नौकरियों के बेचने और ख़रीदने के उस पूरे गिरोह में शामिल थे लोग, उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की है। पूरी कोशिश की है कि उन्हें ज़मानत ना मिले। और हाँ, इसके आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। करीब 30 से अधिक लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया है और उन्हें ज़मानत भी आसानी से नहीं मिल रही है। जब किसी को ज़मानत मिलती है तो एसआईटी उसका विरोध करती है। पर इसके बाद भी आखिरकार क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि सरकार जब एक तरफ दावा कर रही है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, सरकार रोज़ गिना रही है, सरकार से जुड़े संगठन रोज़ गिना रहे हैं, फिर भी युवा जो है अभी भी धरने प्रदर्शन पर क्यों टिके हुए हैं, उसके लिए बातचीत करते हैं आज बॉबी पंवार से। बॉबी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बॉबी जी, आप भी अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपको भी लगातार आप देख रहे हैं कि कई बार सरकार के समर्थन में रैलियां भी निकल रही है। सरकार भी कह रही है कि हमसे जो हो सकता था हमने मैक्सिमम सब कुछ किया है। फिर भी बॉबी पंवार और अन्य बेरोजगार अभी भी क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? जिद ही कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, इसे जिद ही अभी हम कहते हैं, जब तक आप इस बात को स्पष्ट न करें कि आखिर क्या कारण है कि अभी भी आप डटे हुए हैं। देखिए, जब से लड़ाई प्रारंभ हुई आज से 5-6 साल पहले से, तब से हम जो चीज़ें कह रहे थे वो हमने आज करके दिखाया कि वो साबित करके दिखाया है। उस समय भी कुछ मीडिया के लोग उसे जिद कहते थे, सरकार के लोग उसे जिद कहते थे, प्रशासन में बैठे, सचिवालय में बैठे अधिकारी जिद कहते थे, परंतु हमारी जो जिद थी वो सही थी और हमने उसे साबित करके दिखाया कि ऐसा होता है। अब सरकार कह रही है कि खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, अपने समर्थकों से अपनी आभार रैलियां निकलवा रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक सरकार जो कोई अच्छा काम करती है तो हम तो तब उसे अच्छा काम मानेंगे जब जनता समर्थन में उतरे। जिसके लिए वो काम किया गया वो युवा समर्थन में उतरे, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। आप तमाम मीडिया चैनलों से उठाकर देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आभार रैलियाँ निकाली गई, खुद बीजेपी के वो पार्ट है, युवा मोर्चा हो, एबीपी हो, तमाम संगठन जो है, उसके बाद जब उन्हें भीड़ नहीं जुटा पाए तो स्कूलों से आदेश निकलवा दिए, प्रिंसिपलों से कहकर कि बच्चों को शामिल किया जाए। तो किस हद तक गिरोगे? देखिए, और आप कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ कर दिया। क्या कर दिया? सरकार से नकल रोधी कानून जिसके लेकर पीठ थपथपा रही है, वो तो युवाओं ने डंडे खाए, युवाओं ने अपने सर फुड़वाए, युवाओं का खून बहा, उसके बाद आनन फानन में नकल रोधी कानून ले आए। पर नकल रोधी कानून के बिंदु नंबर 11 के क्लॉज 2 में क्या है? वो तो साफ साफ दर्शाता है कि आवाज़ दबाने के लिए नकल रोधी कानून लाया है। जिस नकल रोधी कानून से माफिया तंत्र पर नकल कसनी चाहिए थी, माफिया तंत्र को डर होना चाहिए था, आज उस नकल रोधी कानून का डर उस छात्र को है जिस छात्र के पेपर में गड़बड़ी हुई हो, जिस छात्र के पेपर में सील टूटी हुई हो, जिस छात्र के पेपर में कोई और गड़बड़ी हुई हो, वो अपनी बात को रख नहीं सकता। आज उसे वो डर है, क्योंकि दुर्भाग्य उत्तराखंड का ये है कि नकल रोधी कानून आता है और पहला ही मुकदमा एक छात्र के खिलाफ होता है, जबकि वो छात्र कहता है कि उसके जो सील है वो टूटी हुई थी और वास्तव में टूटी हुई थी, उसके प्रमाण हैं। तो सरकार क्यों पीठ थपथपा रही है और सरकार क्यों ये बोल रही है हमने सारी मांगें मान ली है? उसके बाद जब हम ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार वो बड़े लेवल का है, पहले यूकेएसएससी का मामला खुला, तमाम गिरफ्तारियाँ हुई, तमाम चीज़ें सामने आई, तमाम सफ़ेद पोशों के भी नाम सामने आए। यूकेपीएससी खुला,
वहाँ के तमाम अधिकारियों के, तमाम सफ़ेद पोशों के नाम आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। यूबीटीआर का खुल रहा, वहाँ पर भी धांधली है, और अनेक मामलों में जो और भी मामले खुले हैं, विधानसभा भर्ती घोटाला, और सब में धांधली है। तो क्यों ना जो राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे जांच को ट्रांसफ़र करके सीबीआई को दिया जाए। क्यों, हमारी गलत मांग है? अगर सरकार ये कह दें कि हमारी गलत मांग है तो हम ठीक है, मान जाएंगे। और जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, यहाँ के छात्रों और यहाँ के अभिभावकों को भ्रमित कर रहे हैं कि अगर सीबीआई आएगी तो 7-8 साल लग जाएंगे। अरे क्यों लग जाएंगे? आप तो सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि सीबीआई जो काम करेगी वो 7-8 साल लगाएगी। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी तो सीबीआई हुई है। अभी चुनाव से पहले एक परीक्षा लीक हुई थी पुलिस कांस्टेबल की। उसमें जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट ने तुरंत संसूची सीबीआई को भेजी और सीबीआई आई, सीबीआई ने अपना काम करा। उसी मामले से जुड़े हुए मैटर में देश भर के तमाम राज्यों में छापेमारी हुई। उत्तराखंड के भी हरिद्वार और देहरादून में छापेमारी हुई, तमाम गिरफ्तारियां हुई, और सीबीआई ने मैटर समझा और उस पर जांच करी, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने पूरे आयोग को भंग कर कर वहाँ पर नया स्टाफ भर के नई प्रक्रिया भी शुरू कर दी, और सीबीआई जांच है वो भी चल रही है। तो क्यों ना प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जहाँ पर आप देख रहे हो बड़े नेताओं के या सफ़ेद पोशों के जब नाम आते हैं, ये 22 वर्षों का इतिहास मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई मामला होता है, जब भी बड़े सफ़ेद पोशों का या बड़े अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो जांच ठप पड़ जाती है, और हुआ है। आज अगर हम कह रहे हैं, हमने तो ये कहा था नकलचियों के नाम जारी करो। बड़े मुश्किल से हमने जब लाठियां खाई, हमारे खून बह गए, जेल गए, तब जाके नकलचियों के नाम जारी कर रहे हैं। वो भी किस आधार पे? केवल नाम लिख रहे हैं, जैसे मयंक डाल दिया, शुभम डाल दिया, मुकेश डाल दिया, किसको पता कौन है? अगर आपको पारदर्शिता रखनी है तो नकलचियों के नाम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट पूरे पत्ते के साथ डालिए। और वो पूरे पत्ते के साथ इसलिए नहीं डाल रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर पूरे पत्ते के साथ फादर नेम के साथ नेम डाल दिए, आधे से अधिक 60 से 70% लोग ऐसे हैं, ऐसे नकलची हैं जो इनके भाजपा नेताओं के घर से ताल्लुक़ रखते हैं। सब खुल जाएगा। तो इसलिए नहीं डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनके जान को खतरा है। उनकी जान को क्या खतरा है जिन्होंने पेपर लाखों करोड़ों में ख़रीदा है? हमारी जान को खतरा नहीं है जो इन तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये सारी तमाम बातें हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाएं, उससे हमें कोई परहेज़ नहीं है। आपके पास सारा तंत्र है, आपके पास पूरा मीडिया है, आप उसको किस प्रकार से हैंडल कर रहे हो वो आपका वो है। पर हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम इस लड़ाई को आगे जारी रखे हुए हैं, क्योंकि सीबीआई जांच जब तक हो नहीं जाती है। और तमाम और मांगे हैं। मुख्यमंत्री तो ठीक है, अगर आप प्रदेश के मुखिया हो तो आपके हाथ में तो सारी चीज़ें हैं। आपने क्यों, जब पीसीएस परीक्षा पर आवाज़ उठी कि प्री में उसके जो पेपर था उसमें सील नहीं थी, और नहीं थी, वास्तविकता है, सबके पास प्रमाण है। उसके बाद जब पीसीएस परीक्षा का मामला कोर्ट में लंबित था तो नियमावली में ये लिखा हुआ कि जब भी कोई बात कोर्ट में लंबित हो तो उसकी जो ओएमआर वगैरह है, जो उससे रिलेटिव जो चीज़ें हैं, जो परीक्षा से रिलेटिव चीज़ें, उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। पर आयोग ने उनकी ओएमआर वगैरह जला दी। फिर बच्चों ने ये कहा कि पहले जांच फिर परीक्षा। तो आप क्यों उस पर अड़े रहे कि नहीं परीक्षा करवा दो? किसका दबाव था? क्या माफियाओं का दबाव था? क्या बाहर के जो लोग जो अप्लाई यहाँ करे हुए हैं, हमारा आंदोलन चल रहा था, हमें जेल भेजा गया और हमारे नाम से कोई अन्य डेलीगेशन मिल के आता है, किसकी साजिश थी? सचिवालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी और यहाँ बैठे हुए कुछ सफ़ेद पोश, ये उनका सीधा सीधा एक तरीके से हम कहेंगे कि उनकी ये रणनीति थी। और एक डेलीगेशन आता है, रुड़की का एक लड़का यूपी के कुछ लड़कों को लेकर एक डेलीगेशन मिलता है और वो कहता है कि किसी भी सूरत में पीसीएस की परीक्षा पीछे नहीं होनी चाहिए। क्या इतना इन्वेस्ट करा हुआ है बाहर के लोगों ने उस पीसीएस की परीक्षा के लिए, जहाँ से एसडीएम और डीएसपी के पद पर बड़ा इन्वेस्ट होगा? मैं कह सकता हूँ कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ एक पोस्ट के लिए हुआ होगा। तो ये चल क्या रहा है? उसके बाद जब बच्चों ने कहा कि पुलिस में धांधली हुई है, क्योंकि एजेई की जब परीक्षा करवाई थी उसका क्वेश्चन बैंक बाहर था। उसके बाद दिसंबर 2022 में 18 दिसंबर 2022 को पुलिस भर्ती करवाई गई और जनवरी 2023 में 8 जनवरी को पटवारी परीक्षा कराई गई। तो जनवरी वाला क्वेश्चन बैंक भी बाहर था और दिसंबर से पहले जो एजेई का करवाया गया उसका क्वेश्चन बैंक बाहर था। बीच में पुलिस का क्वेश्चन बैंक कैसे बाहर नहीं था, वो कैसे बच गया? वही कर्मचारी अंदर थे जिन्होंने धांधली करवाई, उस समय भी वही थे। अब पुलिस में क्या हुआ कि पुलिस में 1500 सीटों पर 2300 बच्चे लिए गए। क्यों?
हमें नहीं पता क्यों लेगी। फाइनल जो आंसर की होती है वो जारी नहीं की गई। वो इसलिए जारी नहीं की, आज जितने बच्चे सेलेक्ट हैं उन्हें पता नहीं है कि उनके नंबर कितने हैं, जितने बाहर हुए उन्हें भी पता नहीं है कि उनके नंबर कितने हैं, कटअप ही का पता नहीं है। और तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं इससे कि जो आयोग पारदर्शिता की बात करता है, क्या ऐसे पारदर्शिता दिखाओगे? अच्छा, एक सवाल है, जब बात सीबीआई की आ रही है, अक्सर लोग कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, अगर बेरोजगारों को राज्य की एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, तो सीबीआई पर बेरोजगार क्यों भरोसा करें? क्योंकि दोनों जगह केंद्र और राज्य में सरकार भाजपा की है, और सीबीआई पर हमेशा आरोप भी लगते रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से जो है वो काम करती है। तो आपको क्यों ऐसी उम्मीद है सीबीआई से कि सीबीआई एक चेंज मेकर बन के आएगी, खासकर जो राज्य की एजेंसियां नहीं कर पाई हैं? आपके सवाल वाजिब है कि इतना सब कुछ हो रहा है, हाल की खबरें जो देखे, कि शायद ही लगता है कि राज्य में कोई ऐसी रोजगार प्रक्रिया रही हो जो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चली हो, शायद ही, जिसके खुलासे नहीं हुए वही बची है, अदरवाइज जिसके खुलासे हुए हैं सबके सामने। पर सीबीआई पे इतना भरोसा क्यों है कि आपको लगता है कि सीबीआई आने के बाद सारी चीज़ें सुलट जाएंगी? देखिए, जब मामला व्यक्तिगत हो तो हमने कई दफ़े देखा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती भी हुई है, सीबीआई का मिसयूज़ भी किया गया है। पर मामला अब पूरे जनता का है, मामला युवाओं का है। पर हम सीबीआई की डिमांड इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है। हमारे पास जो एविडेंस है उस एक एक एविडेंस के आधार पर जांच करवाएंगे। हमारे पास कोई एविडेंस है, उस आधार पर जांच करवाएंगे। उसके अनुरूप यदि सीबीआई रिजल्ट नहीं देती तो सीबीआई पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। परंतु अगर सीबीआई उस पे आधार पर, क्योंकि हुआ क्या, एसआईटी एसटीएफ को जो एविडेंस दिए गए, काम किया है उन्होंने, परंतु उसके अनुरूप जो एक उम्मीदें थी, सेलेक्टिव वे में, बिल्कुल, तो जो उस आधार पर नहीं कर पाए। क्योंकि बड़े सफ़ेद पोशों के नाम है, अगर जांच गहराई से की जाए तो काफ़ी कुछ अंदर हो सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ इस माहौल को ख़राब किया है। ये तो लाजमी है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और बिना सफ़ेद पोशों की संरक्षण कैसा हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि कभी भी जब भी ऐसा हुआ है राज्य में, चाहे पिछली सरकारों में हुआ या अब हुआ हो, कहीं ना कहीं ये बात हमेशा उठती रही है कि जब तक सफ़ेद पोशों का संरक्षण ना हो, किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती है। दो ही लोग हैं, या तो नौकरशाह है या सफ़ेद पोश है। नौकरशाहों के कुछ के नाम तो खुले, कुछ के नाम तो खुले, पर हाँ, सफ़ेद पोशों में अभी फ़िलहाल छोटे मोटे नाम ही खुल के आए हैं, कोई ऐसा बड़ा नाम खुल के नहीं आया है। तो आपको उम्मीद है कि अगर सीबीआई के हाथ में केस जाता है तो शायद हो सकता है कि देखिए, सीबीआई आए और माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में काम करें, वो उन्हें रिपोर्ट करें। बाकी संगठन प्रेशर बनाने के लिए है, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। सारे जो एविडेंस है उन एविडेंस के तहत काम करवाएगा, या उन एविडेंस के देकर उनसे अपेक्षा करेगा कि इन एविडेंसों पर काम किया जाए। अब जो सारा प्रकरण है, उस सारे प्रकरण में जब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग परीक्षाओं की चीज़ें हैं, तो अलग अलग उनमें भी जांच उस आधार पर देनी पड़ेगी। और अगर नहीं भी देंगे तो भी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। परंतु हम तो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर हम उस ओर चलेंगे ना। एसआईटी और एसटीएफ ने अब अगर शुरू में काम किया है, उसके बाद अब कुछ लगाम जो लगा है, मतलब चीज़ें नहीं निकल पा रही है, तो उसके बाद तो सीबीआई तक गए हैं। अब हम कह रहे हैं जो माफिया तंत्र है, माफिया तंत्र तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो चल रहा था, वो यूपी से भी तार जुड़े हैं, हरियाणा से भी तार जुड़े हैं, पंजाब से तार जुड़े हैं। तो इतना जो बड़ा माफिया तंत्र है, मुझे नहीं लगता, और ये हमें लग भी गया है कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जहाँ पर साफ पता है कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है, साफ पता है कि ये व्यक्ति उधर वहाँ से हैं, और ये भी साफ पता है कि इस व्यक्ति का जो संरक्षण है वो कहाँ से प्राप्त है। तो वहाँ पर एसआईटी और एसटीएफ के हाथ पीछे आ जा रहे हैं। तो वहाँ पर चाहिए हमें कि सीबीआई आए और सीबीआई उन लोगों तक अपने हाथ डालें और उनको सबके सामने लेकर आएँ कि ये दोषी है, और वो बताएं कि उनके ऊपर संरक्षण किन लोगों का है, तो जाके कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नहीं तो देखिए, जांचें होती है और जांचें होंगी भी, पहले भी हुई है, अभी भी हो रही, भविष्य में भी होंगी। अगर 2015 की जांच अगर 2022 में खुल सकती है, दरोगा भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो तुम जांचें दबा लो, अभी दबा लो। परंतु मैं कह रहा हूँ कि भविष्य में यदि जांचें खुली तो ज्वालामुखी बन के खुलेगी। और मैं बता रहा हूँ कि अगर जांचें खुली तो जो लिप्त थे वो तो जाएंगे ही, पर जो वर्तमान में जांच कर रहे हैं वो भी जाएंगे, और बुढ़ापे में उन्हें जेल की अगर रोटियां तोड़नी है तो वो भी देख लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश हित के लिए प्रत्येक जांच अधिकारी या प्रत्येक जो भी टीम में लोग जुड़े हुए हैं
वो बेहतरी के लिए अच्छा काम करें और ईमानदारी और निष्पक्ष होकर काम करें। जी। अच्छा बॉबी, एक बात और है कि आमतौर पे आपने भी जिक्र किया था कि एक डेलीगेशन जो है बेरोजगार संगठनों के नाम से मुख्यमंत्री से जाके मिलता है, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ता है और वापस आ जाता है। पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि बेरोजगारों ने उनका जो है समर्थन किया है। हालांकि बाद में आपकी तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से स्पष्टीकरण आता है कि हम लोग नहीं गए थे और पता चला कि उसमें कोई नौकरी करने वाले लोग भी शामिल थे। अब वापस आते हैं इस पे ही कि हाल ही में सरकार ने कहा कि चलिए यूके ट्रिपल एससी पे विवाद हो रहा है तो हम यूके पीसीएस को सारे वो देते हैं, पीएससी को सारे भर्ती के प्रक्रियाएं देती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जोर शोर से एक कैलेंडर भी जारी किया कि हर महीने ये परीक्षाएं होंगी। जो 18 परीक्षाओं का उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि जनवरी में इस तिथि को ये परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा, फरवरी को इस परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। अचानक कल एक खबर खुलती है कि अभी तक जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसने जो संशोधित करके पद भेजे थे कि इनमें इन विज्ञप्तियों में ये दिक्कतें हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई। उदाहरण के तौर पे पुलिस एसआई के जो है विज्ञप्ति जारी होनी थी जनवरी में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के हिसाब से, पर अब मार्च बीतने को है, अप्रैल शुरू होने को है, अभी तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। उसके अलावा फरवरी में कुछ पदों पर विज्ञप्ति जारी होनी थी। तो सरकार ने तो एक तरफ दावा किया कि हम लोगों ने पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और स्पीड अप करने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पद दे दिए, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कह रहा है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी हाल ही में विवादों में भी आया, चाहे पेपर की सील टूटी हुई मिली हो या फिर उनके ही कुछ कर्मचारी जो थे पेपर लीक में शामिल थे। तो अब आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप किस कार्यशैली और किस गति की बात कर रहे हो। अगर लोक सेवा आयोग की बात की जाए, जब भर्तियां ट्रांसफ़र लोक सेवा आयोग को हुई, हमने मुख्यमंत्री के सामने भी बात रखी थी। कोई लोक सेवा आयोग कोई दूध का धुला हुआ आयोग नहीं है। हमने खुद लोक सेवा आयोग में जाकर, हमारे पास आज भी रिसीविंगें पड़ी हुई है, भर्तियां ट्रांसफ़र होने के तुरंत बाद हम गए, हमने कहा कि आपके आयोग में लंबे समय से गड़बड़ियां हो रही है, आपको इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। हम वहाँ के सचिव से मिले, परंतु सचिव वही अपने घमंडी में जो चूर थे या उस कुर्सी के नशे में चूर है, हम सीधे से कहेंगे कि उनको जब बता दिया था तो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। पद की मादकता हमने उनको एविडेंस के साथ, पूरे तथ्यों के साथ दिया कि पहले कैसी गड़बड़ी हो चुकी है। हमने ये भी कहा, उस समय कोई ऐसा मामला नहीं खुला था कि क्वेश्चन बैंक बाहर आ गया था, पर हमने ये भी कहा कि आपके आयोग से क्वेश्चन बैंक बाहर आ रहे हैं। हमने परीक्षाओं से 2-3 महीने पहले कह दिया था, क्योंकि हमारे पास कुछ पहले के साक्ष्य थे, हमने वो भी दिए, परंतु ऐसा संज्ञान नहीं लिया। तो पूरा दोषी आयोग है, तो कुल मिला के पूरा दोषी आयोग है। और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के युवाओं की ये मांग थी कि पहले आयोग को ठीक किया जाए। एक और भर्ती जो समीक्षा अधिकारी की भर्ती है 2019 में जो हुई, जिसकी ज्वाइनिंग हुई, वो जांच के दायरे में आ गई है। उस भर्ती में 48 का बैच लोक सेवा आयोग में गया है। उस भर्ती में अगर गड़बड़ियां हुई है तो कितने लोग उसमें गलत तरीके से ज्वाइन हुए होंगे, और 48 का बैच लोक सेवा आयोग में गया, जिसमें 37 सहायक समीक्षा अधिकारी और 11 समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के अंदर है। और ये मैं बताऊं कि सचिवालय के लिए भी जो भर्तियां हुई है, जो पहले गड़बड़ियां हुई है, जिसमें अभी बीडीओ के दौरान 2 अपर निजी सचिव जेलों की सलाखों के पीछे गए हैं, वो भर्ती भी गलत प्रक्रिया से हुई थी। उन लोगों ने वो अपनी जो चेन उनकी पुरानी थी, जिस चेन ने उनका सिलेक्शन करवाया, उस चेन के साथ जुड़े रहे और फिर भी पेपर बेचते रहे। तो ये जो करप्शन है, ये यहाँ से लेकर पूरा मतलब जड़ तक अंदर सचिवालय में तो एक ऐसा बड़ा गिरोह बैठा हुआ है जो पूरे इस घटना को अंजाम दे रहा है। उनकी तहकीकात या उनकी जांच कब होगी, बड़े सवाल ये है। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग और सरकार क्या गेम कर रही है कि आप कह रहे हैं कि जो दरोगा की भर्ती है उसका भी चीज़ें जो अभी विज्ञप्ति उसकी निकलनी थी, उसकी विज्ञप्ति नहीं, विज्ञप्तियाँ पहले बहुत कुछ निकल चुकी थी, परंतु ये सरकार का नया ट्रेंड है कि आप 2-2 बार विज्ञप्ति जारी कर रहे हो। एक बार फॉर्म भरवा चुके हैं, फिर दोबारा भरवा रहे हो, तो ये तरीके गलत है जी। अच्छा, अब भाई आपने कहा था कि डेलीगेशन आपसे पहले आपके नाम से मिलने गया था, और उसी सवाल पे आते हैं कि सरकार की तरफ से बॉबी पंवार और जो अन्य लोग सीबीआई की मांग को लेकर बैठे, अभी तक संवाद स्थापित करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। संभव है आप लोगों ने कोशिश की होगी पर नहीं, तो आप इसे मुख्यमंत्री क्या देखते हैं सरकार की तरफ से कि आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलनरत है,
प्रदेश के करीब 8 लाख बेरोजगार जो युवा हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर इतने लंबे समय से खुद को खपा रहे हैं। अपने ऊपर आपने मुकदमे भी सरकार ने आपके ऊपर डाले हैं, आपने कुछ दिन जेल में भी गुजारे हैं। और 8 लाख बेरोजगार युवाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो सरकार का ये रवैया कि वो आपसे संवाद स्थापित करेंगे ही नहीं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे तो संवाद के लिए दरवाजे हमेशा जो है खुले हैं। अगर कोई संवाद करने आता है, संवाद से निष्कर्ष भी निकलते हैं और कई बार निकले भी हैं। परंतु सरकार को यदि ये लगता है कि इन्हें इग्नोर करके फ़ायदा है, इनकी जो मांगे हैं हमारे पास उनके जवाब नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार वार्ता करने से डर रही है। हम तो साफ स्पष्ट शब्दों में कह दें, हमारी जो मांगे हैं। आपको ये डर लग रहा है या सरकार का अहंकार लग रहा है? नहीं, देखिए, सरकार का डर है, सरकार का अहंकार है, वो तो उनके मन में जो है वो है। अब हम अलग अलग नज़रिए से तो देखेंगे, हम कुछ अलग नज़रिए से देखेंगे, हमारा साथी कोई दूसरे नज़रिए से देखेंगे। कोई कहेंगे कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अहंकार में है, उन्हें बताएंगे समय आने पे। कोई कह रहा है कि सरकार का डर है जी, इनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है, और वास्तव में जवाब भी नहीं है। जितने सवाल हमारे हैं उन सवालों के जवाब कहाँ हैं? जितनी परीक्षाओं में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं उन सवालों के जवाब दे दें। कुछ हमारी मांगे हैं, उन मांगों को मान लें, हम घर बैठ जाएंगे। हमें शौक़ नहीं है ऐसे। पूरी ठंड यहाँ पर काटी है, पूरी गर्मी आप देख रहे हैं, कितने बगल में नाला बह रहा है, इतने मच्छर यहाँ पर है, इतने विपरीत परिस्थितियों में मतलब हम जीवन यापन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी क्या, हम तो घर में रहकर अच्छा कर सकते हैं, परंतु हमारी ये मजबूरी है कि सरकार यदि नहीं सुन रही है तो हम भी कोई ऐसे नहीं है कि हम उठ के घर चले जाएंगे। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति, और बचपन से हमने संघर्ष किया है, तो हम संघर्ष करेंगे जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेते। और अब जब गंदगी इतनी है, सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, तो अब सिस्टम को ठीक करने के लिए यह लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब कहाँ तक ये लड़ाई जाती है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है लड़ाई जल्दी ख़त्म हो, सरकार भी अपना अहम तोड़े और वार्ता करे, क्योंकि बिना संवाद स्थापित किए इस समस्या का समाधान निकलना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ सवाल 8 लाख उन बेरोजगार युवाओं का है जो लंबे समय से नौकरियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, खप रहे हैं उन छोटे छोटे कमरों में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉबी पवार और उनके साथी भी। गर्मी बढ़ गई है, शुक्र है कि इन दिनों बारिश हुई है तो थोड़ी सी कम है गर्मी। आप देख सकते हैं इस प्लास्टिक के तिरपाल के नीचे, इस उमस भरे माहौल में ये लोग रह रहे हैं, तो संभव सी बात है कि कोई शौकिया नहीं रहता है। मैं अपने साथी कैमरामैन साथी से करूंगा कि आपके पीछे बड़ी रोचक चीज़ें हैं, ABCD लिखी हुई है बोर्ड पे, ये क्या कोई विरोध करने का तरीका है या क्या है ये? इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? बड़ा अजीब सा। ये बगल में मलिन बस्ती के जो बच्चे रहते हैं, हमारे कुछ जो साथी हैं, वो उनको बुलाकर यहाँ पर कक्षाएं देते हैं, उनको ABCD सिखाते हैं, OA सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, है ना, पहाड़े सिखाते हैं। तो वो बीच बीच में करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के जो शिक्षा का जो वो है, उसको सुधारने के लिए हमारे लोग साथ में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत रोचक है कि एक और जहां आप अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं नौकरियों में, साफ सुथरा जो आप कह रहे थे अभी की जो गंदगी जमी है उसे हटाया जाए, साथ ही साथ आप इसका समय का सदुपयोग भी इस तरह से कर रहे हैं। इसके लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ, और उम्मीद करते हैं कि सरकार आप लोगों से संवाद स्थापित करे। बात चाहे CBI की हो, बात चाहे परीक्षाओं में और ट्रांसपेरेंसी लाने की हो, बात चाहे और आरोपियों को ढूंढ कर निकालने की हो, सरकार वो करे, ताकि आपको यहाँ पे रहने की जब काफ़ी दिनों से जो है बॉबी अपने दोस्तों के साथ यहाँ डटे हुए हैं। पूरी, जैसे बता रहे थे कि पूरी सर्दियाँ उन्होंने यहाँ काटी।